वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि बहुत फेमस एलिजी है, टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई। देखिए, टॉमस ग्रे जो है वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश पोइट हैं। दिसंबर 26 कॉर्नहिल में 1716 में इनका जन्म हुआ और ये जो मास्टरपीस मानी जाती है ये एलिजी इनकी, ये 1742 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और 1750 में इसकी जो इन्होंने बीच में छोड़ दी थी इसे, उसके अनफिनिश्ड को फिनिश किया इस पोएम को, और ये फिर रॉबर्ट डॉट्सले के द्वारा 1751 में क्या किया, पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस पोएट्री, अबाउट दिस एलिजी एंड अबाउट टॉमस ग्रे। देखिए, अब एलिजी क्या होता है? एलिजी इज़ अ मॉर्निंग सॉन्ग, मतलब एक शोक गीत होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाने के बाद किसी को याद कर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसे याद करके एक गीत लिखा जाता है, उसे शोक गीत कहा जाता है, उसे एलिजी कहा जाता है। और यहाँ पे जो टॉमस ग्रे हैं, उन्होंने कोई महान व्यक्ति के ऊपर, कोई पर्टिकुलर किसी इंसान को या फिर कोई फ्रेंड रिलेटिव को याद करते हुए कोई शोकगीत नहीं लिखा है, बल्कि कॉमन मैन कोई साधारण से इंसान जो है, हमारी ही तरह साधारण से इंसान के ऊपर उन्होंने क्या लिखी है, ये शोकगीत लिखी है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें इस पोएम की, इस एलिजी की, तो क्या है, जो टॉमस ग्रे हैं वो एक कंट्री चर्चयार्ड मीन्स एक रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आसपास बहुत सारी टूटी फूटी कब्र जो है वो पड़ी हुई है, जिनमें ये आम इंसान क्या है, दफन है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि किस तरीके से इन लोगों के अंदर भी काफ़ी टैलेंट होगा, काफ़ी प्रतिभाएं होंगी, लेकिन या तो कुछ सुविधाओं की कमी के कारण, या फिर अवसर नहीं मिल पाने के कारण, या फिर गरीबी के कारण ये क्या किया, इन्होंने अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का आगे, या अपने टैलेंट को आगे व्यापक क्षेत्र, मतलब एक अच्छे लेवल पे लाने का इनको क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, और आज जो है ये टूटी फूटी कब्रों में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो शोकगीत किसके ऊपर है? ग्रामीण क्षेत्र के, या फिर बोल सकते हैं हम एक साधारण इंसान के ऊपर उन्होंने ये शोकगीत लिखा है। अब देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, तो आपको समझ में आ गया इसका टाइटल का मीनिंग, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो अब देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसका। अब देखिए, हम इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। द कर्फ्यू, कर्फ्यू यहाँ पे क्या है, चर्च की घंटी, चर्च की बेल। ठीक है, तो कर्फ्यू मतलब चर्च की बेल, टोल्स मतलब बजना। ठीक है, द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, नेल मीन्स साइन, सिंबल। ओके, कि ये जो चर्च की घंटी की आवाज़ आ रही है वो सिंबल है किसका, पार्टिंग डे का, मतलब जो दिन जा रहा है, जो दिन गुजर रहा है, उसका, उसकी क्या है, सिंबल है, प्रतीक है। मतलब दिन जो है वो ढलता जा रहा है और चर्च की घंटी इस बात का संकेत दे रही है। The lowing herd went slowly over the lead. Lowing herd, lowing means रंभाते हुए, आवाज़ करते हुए। हर्ड, हर्ड मतलब पशुओं का समूह। विंड स्लोली, इस धीरे धीरे जो बहती हुई हवाएं हैं उसके साथ, ओवर द ली, ली मतलब होता है चारा गाह। ठीक है, वो अपने चारा गाह से वापस जो है वो अपनी जगह पर जा रहे हैं और धीरे धीरे हवाएं जो है वो बह रही है। द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लोट्स इज वेरी वे। द प्लोमैन, प्लोमैन मीन्स किसान, फार्मर्स, होमवर्ड प्लॉट्स, प्लॉट मतलब कदम बढ़ाना आगे की तरफ, होमवर्ड मतलब अपने घर की तरफ। तो ये जो किसान है वो अपने दिन भर का काम करके, अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ वगैरह सब करके कहाँ जा रहे हैं, इन थके हुए रास्तों पर जा रहे हैं, मतलब वो अपने घर को जा रहे हैं। अब यहाँ पे वेरी वे मतलब थके हुए रास्ते बताए हैं, जबकि रास्ते थके हुए नहीं हैं। थका हुआ कौन है, थके हुए वो किसान है जो अपने दिन भर का काम करके, मेहनत करके अब घर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, चाहे वो
देखिए, अब पशु हो या फिर कोई किसान हो, सब जितने भी इंसान हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी सारी दिन भर की एक्टिविटीज़ करके अब दिन ढलता जा रहा है, शाम होती जा रही है, तो सब अपने अपने घर को जा रहे हैं और धीरे धीरे लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और ये संसार और मैं किसमें छूटते जा रहे हैं, इस अंधेरे में छूटते जा रहे हैं। Now fades the glimmering landscape on the side. Now fades मतलब धुंधला पड़ जाना, फीका पड़ जाना। The glimmering landscape मतलब जो अभी तक सूरज की रोशनी में जो मैदान चमक रहा था, वो अब आँखों से, दृष्टि से, साइट से, ठीक है, वो अब धुंधला होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, ऑब्वियस है कि हमें आसपास की चीज़ें कैसी नज़र आती जाएंगी, कम नज़र आती जाएंगी, मतलब डार्कनेस बढ़ती जाएगी। एंड ऑल द एयर अ सोlemn stillness holds. And all the air means all the atmosphere, air means atmosphere. A solemn means गंभीर, stillness मतलब बिल्कुल स्थिरता, कहने का मतलब कोई हलचल नहीं है आसपास, कोई किसी भी तरह की आवाज़ नहीं है और बिल्कुल गंभीर शांति फैल गई है आसपास। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। केवल जो आवाज़ें आ रही है अब अंधेरे में, वो किसकी आ रही है, बीटल, बीटल मतलब भौरा, ठीक है, एक इंसेक्ट बोल सकते हैं, एक कीड़ा। व्हील्स, व्हील्स मतलब चक्कर लगा रहा है। द ड्रोनिंग फ्लाइट मतलब आवाज़ करते हुए वो क्या कर रहा है, चक्कर लगाते लगाते उड़ रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग तो उसकी आवाज़ आ रही है भिनभिनाने की उसकी। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंस फोल्ड। ड्राउजी टिंकलिंग, ड्राउजी मतलब थके हुए, जो मतलब ये जितने भी जानवर वगैरह हैं वो बेचारे थके हुए हैं। तो टिंकलिंग्स जो जिन्हें नींद आ रही है, तो टिंकलिंग लल द डिस्टेंस फूल जो दूर से क्या आ रही है, उनके जो गले में बजी हुई घंटियाँ हैं वो बज रही है। टिंकलिंग्स मतलब आवाज़ आ रही है, टिंकलिंग जो घंटी बजती है तो आवाज़ आती है, तो इस तरह की आवाज़ जो है वो दूर से सुनाई दे रही है। देखिए, सब जगह अंधेरा छा गया है, सब जगह शांति फैल गई है, सब अपने घरों को जा चुके हैं, केवल कुछ आवाज़ें आ रही हैं बगल में से, जैसे बीटल की है उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर जो जानवर है उनके गले में घंटी बंधी हुई है, तो जब वो चल रहे हैं तो खनकने की आवाज़ आ रही है। और सेफ दैट फ्रॉम, इसके अलावा क्या आवाज़ आ रही है, योंडर आईवी मेंटल टावर। योंडर मतलब सामने की तरफ, पॉइंट इशारा करके बोलता है, आईवी मेंटल टावर। आईवी जो लता है, आईवी मीन्स लता या बेल है, मेंटल, मेंटल मीन्स ढकी हुई है, ठीक है, उस लता या बेल से ढका हुआ है एक टावर, ठीक है, चर्च का एक टावर है जो उस लता से ढका हुआ है। द मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेन, वहाँ पे एक आउल, आउल मतलब एक उल्लू बैठा हुआ है, मोपिंग, मोपिंग मतलब सैड, एक दुखी उल्लू जो है वो बैठा हुआ है जो कि मून से कंप्लेन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे मून से कंप्लेन कर रहा हो, चंद्रमा से, उसकी आवाज़ से लग रहा है। ऑफ सच इज़ वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट वॉर, जैसे कि कोई उसके जो सीक्रेट वॉर है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे वो शांति से बैठा हुआ है, उसके आसपास जो है वो कोई भटक रहा है, तो वो मून से उस बारे में कंप्लेन कर रहा है। मॉलेस्टर एंशियंट सॉलिटरी राइन, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके सीक्रेट वॉर के आसपास भटक कर, मॉलेस्ट मतलब उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, हर एंशियंट सॉलिटरी राइन, ठीक है, जो उसके बहुत लंबे समय से बना हुआ जो एकांत का ये जगह है, एक एकांत सा प्लेस है जहाँ पे वो रहता है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। देखिए, हर हर यहाँ पे किसके लिए, आउल के लिए है, ठीक है, आउल को हर बोला है। तो ये आवाज़ें जो है वो आसपास से आ रही है, तो इसमें एक इमेजनरी क्रिएट की है पोइट ने। देखिए, अब नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है उन्होंने पॉइंट किया है किसके ऊपर, जो टूटी फूटी कब्र है जिसमें एक गांव के फॉर फादर्स जो है, पूर्वज जो है वो लेटे हुए हैं हमेशा के लिए, उस पर पॉइंट किया है। बीनीथ दोज रग्ड एम्स की जो सूखी हुई झाड़ियाँ हैं या पेड़, एम्स मतलब एक एम पेड़ है, ठीक है, उसका जो सूखा हुआ सा पेड़ है, दैट यू ट्री शेड, और जो यू पेड़ है उसकी छाया के नीचे। वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मुल्डरिंग हीप, जहाँ पे नीचे की साइड जो है वो बहुत सूखी हुई मुरझाई हुई पत्तियों के ढेर लगे हुए हैं, तो उसके नीचे ईच इन दिस नैरो सेल फॉर एवर लेड, कि हर कोई जो है वो क्या कर चुका है, नैरो सेल, नैरो सेल से मतलब है यहाँ पे ग्रेव,
मतलब कब्र, ठीक है। वो संकुचित जो कब्र है, छोटे से कब्र है, उसमें पड़ा हुआ है, उसमें लेटा हुआ है। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, ठीक है। रूट, रूट से मतलब है कॉमन, एक सिंपल सा, ठीक है, साधारण सा पूर्वज जो है, एक हैमलेट, हैमलेट यहाँ पे एक छोटा सा गांव बताया है। तो उस गांव का जो, उस गांव के जो साधारण से पूर्वज है, वो हमेशा के लिए इन कब्र में क्या है, लेटे हुए हैं। वो कब्र की हालत कैसी बताइए, बिल्कुल टूटी फूटी है, जिनके ऊपर पत्तियों के ढेर लगे हुए हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो पॉइंट बोलते हैं कि जो फोफादर्स हैं विलेज के, वो क्या कर चुके हैं, वो हमेशा के लिए सो चुके हैं। अब कोई भी चीज़ जो है वो उन्हें क्या कर सकती है, अब उनकी नींद से जगा नहीं सकती है, ओके। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई है, जैसे विलेज में कुछ एक्टिविटीज़ होती है सुबह, ठीक है। और वो एक्टिविटीज़ भी क्या अब उन फोरफादर्स को नहीं जगा सकती है। जैसे ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, जो सुबह की एक अच्छी मिट्टी की खुशबू होती है, या फिर मंदिरों से, जो चर्चेस से खुशबू वगैरह आती है अगरबत्ती की, तो वो भी क्या कर सकती है, उन्हें जगा नहीं सकती है। सैलो ट्विटरिंग, सैलो ट्विटरिंग मतलब जो पक्षी हैं उनके चहचहाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द स्ट्रॉ बुल्ट शेड, मतलब जो उसके घास फूस से बने घोंसले हैं, उनसे उन पक्षियों की आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ भी उन्हें नहीं जगा सकती है। द कॉक श्रिल क्लैरियन, और जो मुर्गा है उसकी जो तीखी आवाज़ है, ठीक है, मुर्गे की जो तीखी आवाज़ है, क्लैरियन, क्लैरियन क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो उसकी तरह जो आवाज़ है वो भी क्या नहीं जगा सकती है फॉरफादर्स को। और द इकोइंग हॉर्न, या फिर गूंजती हुई जो हॉर्न की व्हीकल्स की आवाज़ें हैं, वो भी क्या नहीं फॉरफादर्स को उनकी नींद से जगा नहीं सकती है। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, कि अब ये कोई भी आवाज़ जो है वो उन्हें नहीं उठा सकती है फ्रॉम देयर लोली बेड, जो उनके जो जिन बिस्तरों पे वो सो चुके हैं, ज़मीन में सो चुके हैं, उन बिस्तरों से उन फोर फादर्स को ये कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो जगा नहीं सकती है, ये कोई भी आवाज़ नहीं जगा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्ट शेल बर्न, हर्ट, हर्ट मतलब होता है चूल्हा, कि अब उनके लिए कोई भी चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे, मतलब किसी भी घर में उनके लिए चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, या फिर घर में जो बिजी औरतें हैं वो उनकी केयर के लिए कुछ काम करेंगी, मतलब उनकी केयर करेंगी या फिर उनके लिए कुछ तैयारियां करेंगी। नो चिल्ड्रन लर्न रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, सायर मीन्स फादर, और कोई भी बच्चा जो होगा वो क्या होगा, मतलब अपने फादर के रिटर्न की इंतज़ार नहीं करेगा, भागेगा नहीं गेट तक कि हमारे फादर आने वाले हैं, हम गेट तक भागे उनका इंतज़ार करें। और क्लाइंब हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर, ना ही कोई बच्चा अपने फादर के घर लौटने पर गेट तक भाग कर जाएगा ये ईर्ष्या रखते हुए। ईर्ष्या क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे दो बच्चे होते हैं, या फिर वो बच्चे क्या होते हैं, जैसे भाग के गया, एक को फादर ने किस किया तो दूसरे के मन में थोड़ी ईर्ष्या आ जाती है, तो वो एक दूसरे से मतलब कंपटीशन सा करता है कि भाई नहीं हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे, तो इनवाइट शब्द यूज़ किया है। तो अपने फादर का प्यार पाने के लिए, अपने फादर की किस शेयर करने के लिए वो इस तरीके की इनवाइट जो है वो देखी नहीं जा सकती, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटीज़ उन फादर्स के लिए नहीं होगी, वो अब हमेशा के लिए सो चुके हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें फार्मर्स के बारे, जो पुअर फॉर फादर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनमें से मोस्टली क्या है, किसान है, ठीक है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे अपनी डेली लाइफ में। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, सिकल मतलब क्या होता है, हंसियाँ, ठीक है। हंसियाँ क्या होती है, क्रॉप्स को, फसल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, एक छोटा सा औजार होता है, ठीक है। तो वो किस तरह से खेत में जाकर क्या करते थे, क्रॉप्स को काटते थे। देयर फ्यूरो ऑफ द स्टमन ग्लेब हैज़ ब्रोक, ठीक है। स्टबन मतलब बहुत मजबूत, ग्लेब मतलब मिट्टी बोल सकते हैं, या फिर मैदान बोल सकते हैं। फ्यूरो, फ्यूरो मतलब क्या होती है, मतलब लाइन बनाई जाती है जोतने के लिए, उसमें फसल उगाने के लिए खेत में, ठीक है। तो किस तरीके से वो क्या करते थे, मजबूत जो मिट्टी होती थी उसको चीर के उसमें लाइन बनाया करते थे, उस मतलब जोता करते थे हल से। हाउ जॉकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम ऑफ फील्ड, जॉकंड मतलब बहुत कितने खुश हुआ करते थे वो, कितने खुश तरीके से खेत में जाया करते थे। देयर टीम ऑफ फील्ड मतलब अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे बहुत सारे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ द स्टडी स्ट्रोक, किस तरीके से वो जो मजबूत लकड़ियाँ होती थी उनको काट दिया करते थे। देयर स्टडी स्ट्रोक, स्टडी मतलब बहुत हार्ड, स्ट्रोक मतलब प्रहार, अटैक, ठीक है। वो मतलब कुल्हाड़ी या जिस भी औजार से क्या करते थे, बहुत मजबूती से उसको काट दिया करते थे लकड़ियों को। तो इस तरीके एक्टिविटीज़ जो है वो
कौन करते किया करते थे, जो फार्मर्स थे, फोरफादर्स थे, जो अब मर चुके हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक द यूजफुल टॉयल, कि लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन से मतलब है एम्बिशियस पीपल, ठीक है, महत्वाकांक्षी जो लोग हैं उनको उनके यूजफुल टॉयल मतलब जो श्रम है उनका, जो बहुत मतलब उनका जो हार्ड वर्क है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मॉक मतलब मजाक बनाना। दे आर होमली जॉयज़, होमली जॉयज़ मतलब उनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ थी, वो जिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को पा लेते थे, तो उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और डेस्टिनी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब जो धुंधली उनकी भाग्य था, धुंधला, ठीक है। धुंधला भाग्य क्यों बोला गया है? क्योंकि उनको जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, एक सीमित क्षेत्र में रह गए, एक लिमिटेड एरिया में रह गए और एक लिमिटेड फील्ड में रह गए, मतलब उनको आगे अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं मिल पाया सुविधाओं की कमी के कारण या फिर पॉवर्टी के कारण। नो ग्रेंजर हियर विद द डिस्डेनफुल स्माइल, ग्रेंजर, ग्रेंजर क्या है कि जो शानो शौकत वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, रिच पीपल है, उनको एक घृणा पूर्वक मतलब डिस्डेन स्माइल मतलब हेटफुल स्माइल नहीं देनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, वरना मुझसे घृणा नहीं करनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो छोटी क्योंकि उन लोगों का जो शॉर्ट मतलब छोटा सा और जो साधारण सा क्या है, एनल्स मतलब हिस्ट्री है, कहानी है उन लोगों की, तो उसके ऊपर क्या नहीं करना चाहिए उन्हें, एक घृणापूर्वक हेटफुल स्माइल नहीं देनी चाहिए, मतलब उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी छोटी खुशियों का, उनके हार्ड लेबर का, ठीक है, और उनके भाग्य। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे कि द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, मतलब बोस्ट मतलब होता है शेकी बखाड़ना, हेराल्डी मतलब जो बहुत ऊंचे ऊंचे घरों में पैदा हुए हैं, बहुत रिच लोग हैं, उन्हें कभी भी अपनी रिचनेस की शेकी नहीं बिखाड़नी चाहिए। द पॉम्प ऑफ पावर, उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए शक्तिशाली लोगों को। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ना ही अपनी सुंदरता के ऊपर शेकी बखाड़नी चाहिए। ऑल दैट वेल्थ, या फिर उनके ऊपर उनके पास जो धन है, जो पैसा है, उनके ऊपर कभी भी उनको शेकी नहीं बखाड़नी चाहिए। अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, जो ब्यूटी है, वेल्थ है, पावर है, ये सब चीज़ें किसका वेट करती है? अलाइक समान रूप से, चाहे वो रिच हो, रिच पीपल हो, पुअर पीपल हो, चाहे वो अगली हो, ब्यूटीफुल हो, हर किसी के लिए इनएविटेबल आवर, वो अटल समय का वेट करती है। मतलब अटल समय कौन सा? डेथ, मृत्यु। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, की जो भव्यता का रास्ता है वो भी किसकी तरफ जाता है? ग्रेव, कब्र की तरफ जाता है। मतलब हर कोई इंसान किसकी तरफ जाता है? हर किसी इंसान की भाग्य में निश्चित है मृत्यु का आना, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, भद्दा हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है, वो बहुत खुश हो, चाहे वो उदास हो। नॉर ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, ठीक है, अब वो बोलते हैं उन लोगों से जो बहुत घमंड करते हैं अपने ऊपर, तो उन लोगों को कभी भी इम्प्यूट मतलब आरोप नहीं लगाना चाहिए, जो उनके जीवन में कुछ कमी रह गई है, उन लोगों के जीवन में जो सिंपल फॉरफादर्स हैं गाँव के, उनके जीवन में जो कमी रह गई है उनके ऊपर उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज, यदि उनकी याद में उनकी कब्र के ऊपर कोई टॉम्ब, कोई मकबरा वगैरह नहीं बनाए गए हैं, तो उस गलती पे उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइल, नहीं उनकी जो कब्र है उसके सामने कोई गलियारे, लंबे चौड़े से गलियारे बिछाए गए हैं। एंड फ्रेटेड वॉल्ड, ना ही कोई गुम्बद वगैरह या छत वगैरह उनके कब्र के ऊपर बनाई गई है। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, और ना ही कोई उनकी अप्रिसिएशन में, उनकी प्रशंसा में कोई सॉन्ग जो है वो उनकी याद में कोई लिखा गया है या फिर गाया गया है, तो ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है, ठीक है। उनके कब्र के ऊपर ना कोई टॉम्ब बनाया गया है, ना कोई एंथम उनके ऊपर गाया गया है, ना कोई आयल मतलब कोई पर्दे वगैरह उनके ऊपर है, ना कोई छत है उनके कब्र के ऊपर। तो इन सब चीज़ों की कमी के आरोप जो है उन फोरफादर्स, उन गरीब बेचारे फोरफादर्स पर नहीं लगाना चाहिए, उन घमंडी लोगों। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, कैन स्टोरेड अर्न और एनिमेटेड बर्स बैक टू इस मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, कैन स्टोरेड अर्न कि कोई ऐतिहासिक कलश और एनिमेटेड बस्ट मतलब कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, मतलब उन फोरफादर्स जो मर चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं गांव के, क्या उनकी याद में आप कोई ऐतिहासिक कलश रखने से या फिर उनकी याद में कोई प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करने से, बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या मेंशन मतलब यहाँ से है बॉडी से, मतलब क्या उनकी जो डेड बॉडी है, डेड
डेड बॉडी है उसमें क्या वो वापस सांस भर देगा, क्या उसमें वापस सांस आ जाएगी, वो जिंदा हो जाएंगे। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, या फिर कोई ऑनर्स वॉइस मतलब कोई उनके सम्मान में दो शब्द कहेगा या सम्मान में गीत गाएगा। प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या वो शांत हुई जो धूल है मतलब मर चुके हुए जो फादर्स हैं उनको क्या वापस जगा पाएगा। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, या फिर जो फ्लैटरी मतलब चापलूसी करने वाले जो लोग हैं वो चापलूस करके क्या उनके जो डल कोल्ड ईयर है मतलब जो उनके ऐसे कान जो अब डल हो चुके हैं, नीरस हो चुके हैं, जो कोई रिएक्शन नहीं देने वाले हैं बिकॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण, तो क्या वो उनको वापस जगा देगा, कि उनको वापस एक जोश पैदा कर देगा उनके अंदर। अब देखिए ऑनर का एच कैपिटल, फ्लैटरी का एफ कैपिटल, बिकॉज इट रेफर्स टू द community or the pupil who can give the honor or flatter them. Okay. अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट इज लेड, कि हो सकता है शायद जो ये नेग्लेक्टेड स्पोर्ट है मतलब ये जो नेग्लेक्टेड प्लेस है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और उस जगह क्या है ये लोग लेटे हुए हैं। सम हार्ट मस्ट प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग हों वो किससे भरे हुए, प्रेग्नेंट मतलब भरे हुए हो ना, विद सेलेस्टियल फायर, आकाशीय जोश के साथ भरे हो, उनमें कुछ ऐसी पावर हो। हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, हो सकता है कि कुछ हाथ ऐसे हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनके जिनमें रॉड ऑफ एम्पायर मतलब शासकीय छड़ी घुमाने की ताकत हो, मतलब हो सकता है कि वो अगर जिंदा होते उनको अपॉर्चुनिटी मिलती लाइफ में तो वो भी शासन कर पाते। और वर्कड टू एक्सटेसी द लिविंग लाइरे, या फिर वेक्ड टू एक्सटेसी, या फिर लोगों को सभी लोगों को वो जगा पाते, आनंद से भर पाते, किससे, लिविंग लायरे से। लायरे क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाकर, ठीक है। हो सकता है कोई संगीतकार हो, महान संगीतकार हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि ये जो आज इन कब्रों में जो लेटे हुए लोग हैं कि उनमें से हो सकता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, बहुत ज़्यादा शक्ति हो, कि कोई शासन करता या फिर कोई बहुत अच्छा संगीतकार बनता या फिर कोई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करके बताता, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण या पॉवर्टी के कारण क्या है उन्हें लाइफ में वो अवसर नहीं मिल